नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव। आखिरी आंसू लाइव शो में आप तमाम देशवासियों का स्वागत है। एक बार फिर आपके सामने मैं हाजिर हूं और एक ऐसी शख्सियत को लेकर के आपके सामने आ रहा हूं जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। किसान मोर्चा के तमाम दायित्व अलग अलग आपको दायित्व मिले थे। आज हमारे आखिरी आंसू लाइव शो में एक बार फिर से लाइव आ पाए हैं। तमाम समस्याएं हैं इस समय, तब उन समस्याओं को लेकर के सीधे रूबरू हो रहा हूं उनके साथ, लेकिन पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, स्वागत है आपका आखिरी आंसू लाइव शो में। धन्यवाद विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, एक बड़ा मुद्दा इस समय फतेहपुर में छाया हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े हुए हैं और तमाम जनता की अपेक्षाएं भी आपसे रहती हैं। सर, हुसैनगंज विधानसभा से अब आते हैं, हुसैनगंज विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। समस्या हालांकि ये हुसैनगंज की नहीं है, लेकिन हुसैनगंज से जुड़ी हुई है। असमी का पुल सर, जो सीधे फतेहपुर को लखनऊ से जोड़ता है, और पिछले 6 महीना तो बीत गए उस पुल को निर्माण होते होते, लेकिन अभी तक उस पर पूरी तरीके से काम नहीं हो पाया। तमाम बार ये मुद्दा उठा और आपके उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी फतेहपुर आए, तो उनसे भी तमाम लोगों ने इस समस्या को रखा, लेकिन अभी तक इस समस्या का निराकरण नहीं निकल पाया। आखिर क्या कारण है? जनता को परेशान करने का ठेका ले रखा है क्या आप लोगों ने? नहीं विवेक जी, इस विषय पे मुझे जो लगता है, जो मुझे जो संज्ञान में है, हाँ, कि इस पुल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेक्निकल कमी थी और इंजीनियरों के द्वारा इसे थोड़ा से ये बताया गया कि इसकी क्षमता थोड़ा से भारी वाहन नहीं चलेंगे, भी छोटे वाहन नहीं चल सकते, और इसको रिमोट एक तरह से कहा जाए नहीं, दोबारा थोड़ा से पुनर्निर्माण, उसमें जो भी मेंटेनेंस की जरूरत है। और मुझे भी लगता है कि बहुत से अपने शुभचिंतकों ने, अपने नेताओं ने, अपने जो लोकल के कार्यकर्ताओं ने इस विषय को रखा। जी। और जब मैं कई बार वहां गया पुल देखने के लिए, और जिस तेजी के साथ मैं फरवरी या मार्च में गया था, और जितनी तेजी से वहां काम चल रहा था, और जो वहां पे जानकारी हुई कि नहीं टेक्निकल थोड़ा सा इशू है और वहां पे बहुत एक व्यवस्थित तरीके से ही काम हो रहा है, लेकिन फिर भी वहां रात दिन काम होता था। और मुझे लगता है कि ये यातायात सुगम बनाने से बेटर है कि सरकार लोगों की जान जोखिम में न डाले, इसलिए शायद पुल बंद है। और अभी कुछ दिनों में उसका पुनर्निर्माण हो जाएगा, तो नहीं बड़े वाहन चलेंगे, बहुत बड़ी गाड़ियां नहीं चलेंगे, तो छोटे वाहन जरूर चलने लगेंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है सरकार ने इस पुल के खराब होने से जितनी तीव्रता के साथ भिटौरा पुल का निर्माण करवा रही है, सरकार के द्वारा हो रहा है, इसका भी वहां पे दिख रहा है, और ये दोनों पुल बहुत शीघ्र ही चलने लगेंगे, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने जनता को दिया संतोष जी। और देखिए, चूंकि ये समस्याएं बहुत छोटी छोटी से हैं, हर व्यक्ति के पास 4 पहिया वाहन नहीं है, लेकिन बस से भी अगर वो यात्रा करता है सर, तो डलमऊ मार्ग से जब जाते हैं तो काफी समय लग जाता है लोगों को लखनऊ पहुंचने में। हालांकि आपके ही भारतीय जनता पार्टी के एक नेताजी ने निवेदन किया था पुलिस अधीक्षक महोदय से कि डलमऊ पुल के पास एक चौकी का निर्माण करा दिया जाए। 2 बार उन्होंने प्रार्थना पत्र भी दिया, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगता है अधिकारी भी तवज्जो नहीं देते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्य। ऐसा नहीं है, वहां पर अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं ने भी इस विषय को रखा था, तो एक तो हुसैनगंज थाने से डलमऊ पुल तक की दूरी एक 7-8 किलोमीटर के अंदर है। और वहां हरदम कोई न कोई गाड़ी, जैसे डलमऊ पुल के आसपास पेट्रोलिंग की, पिकअप की कोई न कोई गाड़ी परमानेंट रहती भी है। और अगर मुझे लगता है कि अगर कहीं ऐसी कोई अव्यवस्था या कोई जरूरत महसूस होगी प्रशासन को, तो तुरंत वहां पुलिस चौकी का निर्माण जरूर होगा। हो सकता है अभी आवश्यकता न हो, मुझे तो ही लगता है। चलिए, बड़ा अच्छा लगता है जब आप सवालों का जवाब बहुत ही बेबाकी से देते हैं। चूंकि आप किसान नेता हैं, तो थोड़ी सी बात किसानों की हो जाए, फिर तमाम अन्य मुद्दों पर बात करेंगे। सर, भारतीय किसान यूनियन के कई संगठन हैं फतेहपुर में, और इन किसान नेताओं की अगर हम बात सुने तो इस समय ये विद्युत समस्या से जूझ रहे हैं। इनका कहना है गांव में बिजली आती नहीं है, बेवजह बिजली काटी जाती है, स्मार्ट मीटर के नाम पर इनसे अवैध वसूली की जाती है। आखिर क्यों किसान को सताया जा रहा है? क्यों इनकी मांगों को सूचिता रूप दे करके उसको
ठीक तरीके से बिजली विभाग के लोग क्यों उनको बिजली नहीं दे पा रहे हैं? क्या ये मुद्दा आपके सामने भी आता है? ये मुद्दा अब मेरे सामने तो अब कहने के लिए क्या कहे। हाँ। इस मुद्दे को लेकर तो कभी कभी लोग घर तक आते हैं, बैठे रहते हैं कि नहीं हमारी जो अपेक्षा हम मानते हैं उसमें हमें कुछ बहुत अजीब तो नहीं लगता, क्योंकि लोगों को अपेक्षा तभी आते हैं। हाँ। और मैं अधिकारियों से निवेदन करता हूँ, कहता हूँ या सब विषय को रखते हुए तो कहीं न कहीं समस्या का समाधान भी होता है। और जो इस समय समस्या दिख रही है, हाँ। इस समस्या का सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं के कारण ही विद्युत समस्या गांव में, क्योंकि आप देख लीजिए गांव में जाएंगे तो अधिकतर पोल टूटे हुए, खंभे टूटे, और हमारा जो संसाधन है, जो स्टाफ है, हाँ। वो इतना अधिक नहीं है कि एक ही रातों रात वो बिजली विभाग को जहां लग रहा है कि नहीं यहाँ आवश्यकता है, और मुझे लग रहा है कि ये इस आंधी तूफान के पहले, इस आपदा के पहले विद्युत आपूर्ति में कहीं कोई कमी नहीं थी। लोग ट्यूबवेल चलाते थे, हमने तो वो दिन भी देखे हैं जब हमें 3 दिन में 1 दिन बिजली मिलती थी। और अब हमें कम से कम ये है कि आज आप किसी भी किसान से पूछेंगे, अगर कोई बहुत विषम परिस्थिति नहीं है तो आप किसी किसान से पूछ लीजिएगा तो यही कहेगा कि नहीं यहाँ 10-12 घंटे तो मिल ही जाती है। हाँ। 10 से 12 घंटे बिजली। हाँ, ये सही है कि इस समय जो समस्या है उसके लिए सरकार या विभाग को मैं अकेले दोषी नहीं मानता। इसके लिए अब कुछ प्राकृतिक आपदा भी है, और प्राकृतिक आपदा के सामने सब नतमस्तक हो जाते हैं, सबको झुकना ही पड़ता है। सरकार भी इस आपदा के सामने थोड़ा से सरेंडर है, झुक गई, और बहुत शीघ्र इस समस्या का निराकरण जहां पर, क्योंकि समय चल भी रहा, मौसम भी खराब है, आंधी तूफान बारिश चलते ही रहते हैं, तो मुझे लगता है कि किसानों, और इस समय थोड़ा सा सिंचाई में थोड़ा सा करिएगा। सर विद्युत विभाग के जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, ये फोन तक नहीं उठाते, तो इन पर भी शिकंजा कसने की जरूरत है। मैं क्या कहूँ, एक दिन मैंने एक अधिकारी से बात की। हाँ। वो इतना दुखी थे, उन्हें लगता था कि हमारे पास जो स्टाफ है करे तो क्या करे। हाँ। हमारे पास जो स्टाफ है रात दिन मैं कई ऐसे क्षेत्रों को बता सकता हूँ जहाँ पता चला रात में 10 बजे अधिकारी खड़े थे, और उनके लाइनमैन, उनके स्टाफ और प्राइवेट स्टाफ लेकर के रात में 10 बजे तक लाइनें। तो जब कभी ऐसी खबरें मिलती, ऐसी जानकारी होती, तो लगता है कि नहीं, विभाग जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर रहा है। चलिए संतोष जी, बहुत अच्छा लगा, हर तरफ की समस्याओं का आप बेबाकी से जवाब दे रहे हैं। एक सर ताजा आज का मामला है, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भर्तियां हुई हैं उसमें आरक्षण में बड़ा घोटाला किया गया है। करीबन 11,514 समथिंग इन भर्तियों जो लोगों उत्तर प्रदेश में जो अलग अलग विभाग से जगह निकली थी, उनमें एक बड़ा घोटाला पर सीधे आरोप लगाया। पीडीए के साथ ये लूट हुई है, उनका कहना है कि पीडीए के साथ धोखा हुआ है। किस तरीके से देखते हैं? अब इस विषय पर तो मुझे लगता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी एक समझदार और विद्वान व्यक्ति है, अधिवक्ता भी है पेशे से। हाँ। उन्होंने किस बेस को लेकर के विषय रखा है? सर पूरी बुकलेट जारी हुई है। नहीं, बुकलेट जारी किए हैं, वो हम मानते हैं सब कुछ है। हाँ। वो तथ्यों पर आधारित है कि गैर तथ्यों पर है, कैसे है, लेकिन हाँ उनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इस सरकार में जो भर्तियां हुई हैं वो मेरिट के आधार पर हुई है, सिफारिश के आधार पर कोई भर्ती नहीं हुई है। तो हो सकता है इस सरकार में भर्तियों की जो पारदर्शिता थी उसको देख करके उन्हें लग रहा हो कि इस तरह कैसे भर्ती होंगी, इस तरह भर्तियां नहीं होती। वहां तो मेरिट बनती नहीं थी और उन पर चिट्ठी लिख दी जाती थी। लेकिन सर उन्होंने आरक्षण पर सवाल उठाया। आरक्षण मुझे लगता है कि आरक्षण पर अब किस आधार पर वो आरक्षण पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि आरक्षण क्लियर है। आरक्षण किसी भी जो भर्ती है कोटे से कम, तो उस भर्ती में उस वर्ग के लोग नहीं लिए गए। अब उनको क्या दिखता है, अब हो सकता है कि उनको भी जो जानकारी ऊपर से मिली हो पीडीए के माध्यम से, क्योंकि ज्यादातर जो विपक्ष के द्वारा जो बातें की जाती हैं वो भ्रम फैलाने की दृष्टि से होती है, मेरा तो मानना है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। लोकसभा चुनाव हो रहा था, एक समाजवादी पार्टी के एक नेता थे, जाते थे
और पंपलेट देते थे और रोने लगते थे, कहते थे अरे भैया आरक्षण बचा लो, संविधान बचा लो। तो वो एक नैरेटिव बनाने का माहौल, एक जो निगेटिव बात करने का माहौल है, वो उनका अपना एक एजेंडा रहता है। उस पर चाहे वो पीडीए के नाम पे जितने भी दल हैं उनका आप इतिहास उठा करके देख लीजिएगा। और माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा, सुरेंद्र प्रताप सिंह जी ने, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा था कि 85 में से 87 एसडीएम एक ही जाति के बने थे, और आज तक उस विषय का खंडन भी किसी ने नहीं किया। किसी भी समाजवादी पार्टी के नेता ने उसका खंडन नहीं किया। तो हाँ, ये सही है कि हो सकता है कि उनको लग रहा हो, लेकिन किसी भी जाति, विशेष वर्ग, धर्म का कोई हित आरक्षण के रूप में नहीं हो सकता। सबको अपना अपना अधिकार, अपना अपना हक मिल रहा, वो किस आधार पर कर हो सकता है। लेकिन उनके इस तरह की झूठी दलीलों को जनता सुनने वाली भी नहीं है, ये भी कह रहे हैं। क्योंकि मैंने तो बहुत ऐसे बच्चे देखे जो नौकरी कर रहे हैं, बताते थे कि उनको कभी उम्मीद नहीं थी कि हम पुलिस में हो जाएंगे, उनको कभी उम्मीद नहीं हम लेखपाल बन जाएंगे, उनको लगता था। और अब तो हम लोग गांव जाते हैं तो कहते हैं पढ़ लीजिएगा, जब तक ये सरकार है सिफारिश से काम नहीं चलेगा, केवल मेरिट से काम चलता है। तो भाजपा के कार्य से संतुष्ट हैं आप? हाँ, बिल्कुल। हमें तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हाँ, हो सकता है कि कुछ जिनको, जो भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो मूल कैडर है, आप किसी भी मूल कैडर से पूछिए जो 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी में भी था, उस व्यक्ति से पूछेंगे तो उसको बहुत ही प्रसन्नता और गर्व महसूस करता है कि हमारी सरकार जिन मुद्दों को लेकर के आई थी उन मुद्दों पर वो खरी उतर रही। हमारा कार्यकर्ता आज भी कहता है, जैसे आप डीजल, पेट्रोल, छोटी मोटी जो बातें करते हैं, महंगाई पे, इस समय महंगाई पे जो भी बात करते हैं, ये वही लोग बात करते हैं जिनका अपना कोई बहुत विचारधारा से लेना देना नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हमने भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को देखा है 2007-10 के बीच, जो पैदल चल करके गांव-गांव जाते थे और सदस्यता अभियान करते थे, लोगों को जोड़ते थे और नीतियों को आगे बढ़ाने का काम। और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जब राम मंदिर देखता है तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है। क्या धारा 370 को हटते हुए देखता है तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है। जब वो बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर को देखता है तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है। और रही बात महंगाई की, अब महंगाई पर मैं तो कभी कभी लोगों से कहता हूं कि ये गूगल का समय है, एआई का जमाना है। आप 2004 से 2014 के बीच में पेट्रोल डीजल 2 गुने से अधिक बढ़ा था। तो 10 वर्षों में आज भी तो आपने धीरे धीरे करके 12 वर्षों में आप अभी देख लीजिए 50% ज्यादा नहीं बढ़ा, 100 पार कर दिया। नहीं, 100 पार की का विषय नहीं है। आप 12% से अधिक नहीं, 50% से अधिक 72 रुपए में कर दिए थे लोगों ने। यदि आप महंगाई की अपनी एक सीमा है, महंगाई बढ़ती रहेगी इसी तरह, महंगाई को आप नहीं रोक सकते, महंगाई को नहीं रोक सकते, लेकिन आप महंगाई की कंट्रोल तो कर सकते हो। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मोदी जी ने पूरी तरह से महंगाई को कंट्रोल में रखा, कंट्रोल करके रखा। कहीं महंगाई का, हाँ, आप तथ्यों के साथ ये बात रखेंगे। जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं, कोई कहता है मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं। हमने कहा आप बहुत से ऐसे लोग हैं विपक्ष के, पीडीए या विपक्ष कह लीजिए, कांग्रेसी कह लीजिएगा, तो मैं तो उनको चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप एम्स, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हाईवे, रेलवे का विद्युतीकरण, इन सब विषयों पर आकर के कभी आप डिबेट कर लीजिएगा। और जो जितने भी विषय हैं ये जितने बता रहे हैं 2014 के पहले जो थे उससे 10 2 गुना इस समय है। आप हाईवे भी 2 गुना के करीब मिलेगा, मेडिकल कॉलेज भी 2 गुना के करीब मिलेंगे, एम्स तो करीब 3 गुना से अधिक मिलेंगे। ये सारे सब कुछ आप तथ्यों पर बात करिए ना, क्योंकि अब वो बस वही जैसे गांव में जबरदस्त। चलिए संतोष जी, एक और ताजे मुद्दे पे बात हो जाए। चर्चा 27 की हो रही है। चर्चा ये है कि 27 में बीजेपी नए चेहरों पर गेम खेलने जा रही है। ये विषय तो जी ये सिर्फ ये चर्चा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो अपना एक फिलहाल कुछ वर्षों में जो दिखा, जैसे मुझे लगता है 2022 के जो चुनाव में लगभग 125 टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटे थे, और उनमें से 80 से अधिक लोग जीत करके आए, और लगभग 200 नए चेहरों को टिकट दिया गया था। अब ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, उसपे क्या हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो आप भी तो टिकट मांग रहे हैं। मांग रहे तो पार्टी के नेतृत्व पर, शीर्ष नेतृत्व से निवेदन तो कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता निवेदन कर सकता है। अच्छा सर, निर्णय करने का अधिकार पार्टी का है। जी, आप
जब किसान नेता रहे हैं, पद पे रहे हैं, तमाम लड़ाइयां आपने लड़ी, एक पंप कैनाल आपके बिटौरा ब्लॉक का मामला बहुत उछला था, क्या हुआ उस पर कुछ? हाँ, ये सही है कि जो मुझे लगता है कि मैं जितने मुद्दों को लेकर के संघर्ष करता था, आंदोलन करता था, ज्यादातर उसमें बिजली के होते थे, एमएसपी के होते थे। एमएसपी 2 गुना हो गई, बिजली में बहुत जबरदस्त सुधार हुआ, हर गांव मजरे तक बिजली पहुंच गई, किसानों के लिए 10-10 घंटे तक बिजली मिलने लगी, 12-12 घंटे परमानेंट अब तो दिन में। और उस पर भी सबसे ज्यादा सुधार ये हो गया कि अब तो रात में नहीं, आप दिन में अपना खेत सींचिए। तमाम दुर्घटनाएं होती थी रात में, उससे बचाने के लिए किसानों को उससे भी बचाने का एक तरीका कि दिन में बिजली देंगे। इतना बड़ा बजट खर्च करके सरकार ने किसानों के लिए एक अतिरिक्त लाइन खड़ी की, यहां तक कि किसानों को बिजली भी फ्री कर दी गई। लेकिन एक ही ये मेरा मुद्दा है, बिटौरा पंप कैनाल, जो मेरे लिए एक बहुत अहम और एक बहुत बड़ा सपना था। जिस मुद्दे पर थोड़ा से बीच में अधिकारियों के आश्वासन पर, क्योंकि पूरा नहीं हुआ, मतलब नहीं पूरा नहीं, इसके लिए बजट भी अलॉट हुआ था और कानपुर में जिस विभाग को दिया गया था उनकी कुछ लापरवाही या टेक्निकल कमी से, या कह लीजिएगा कि गंगा जी में चूंकि पंप कैनाल बनाना थोड़ा से कहीं ना कहीं केंद्रीय जल आयोग की अनुमति के बगैर नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इस मुद्दे पे थोड़ा सा सरकार काम उतना अच्छा नहीं आगे बढ़ सकी जितना होना चाहिए। लेकिन फिर भी संघर्ष जारी रहेगा इस विषय को लेकर के, पंप कैनाल बने ताकि लोगों को, किसानों को पानी पर्याप्त मिले। और किसानों को जब पानी पर्याप्त मिलेगा तो किसानों की आय स्वतः दुगनी हो जाएगी, किसानों की समस्या अपने आप हल होती रहेंगी, क्योंकि बिजली की समस्या पानी के लिए है। बिल्कुल। तो नहर का पानी मिलेगा तो बिजली की समस्या से निजात भी मिलेगी। चलिए संतोष जी, समय की थोड़ा सा कमी है, चलते चलते एक अहम सवाल आपसे कर लूं, क्या इस बार विधानसभा चुनाव समय से पहले होने जा रहे हैं क्या? अब इस विषय में तो मुझे बता पाना मुश्किल है, हो सकता है पार्टी या सरकार का कोई ऐसा निर्णय हो। इस विषय में मुझे कोई बहुत बड़ी जानकारी। चलिए, थैंक यू सर, आप हमारे आखिरी लाइव शो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संतोष सिंह राजू, फिर एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।